आज शाम जल्दी घर जाकर नीरज अपनी पत्नी मेघा व 2 साल के बेटे मयंक को सरप्राइज देना चाहता है। काम में व्यस्त जिंदगी में जब वो यूं अचानक से जल्दी पहुंचा है, मेघा की आंखों की चमक ने उसकी जिंदगी के प्रति उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। इसलिए वो बीच बीच में ऐसे सरप्राइज दे दिया करता है जो उन दोनों के लिए कई दिनों तक टॉनिक का काम करते हैं। साथ साथ कुछ हंसी पल जी लेने की ख्वाहिश में वो घर आते समय मेघा के लिए गजरे और मयंक के लिए चॉकलेट लाना नहीं भूला। उसको उम्मीद है कि मेघा उसे जल्दी आया देखकर खुश सी चहक उठेगी और उसके सीने से लग जाएगी। फिर वो अपनी जेब से गजरा निकालकर मेरे गुलाब के ऊपर बेला कहते हुए उसके लंबे खुले बालों में लपेटने की असफल कोशिश करेगा। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कहकर खिलखिलाते हुए मेघा गजरा उसके हाथ से ले लेगी। पर 3 बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा मेघा ने नहीं, आरती ने खोला। आरती को देखकर उसका चेहरा उतर गया। गजरे के लिए जेब में घुसाया हुआ हाथ धीरे से बाहर निकाल लिया। आरती उनके यहाँ सफाई बर्तन करती है। उसको जल्दी आया देखकर वो भी ठिठकी। फिर उसकी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए बेडरूम की ओर इशारा करते हुए बोली, मेम साहब उस कमरे में है। वो सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गया। मेघा यूट्यूब पर किसी आध्यात्मिक चैनल का प्रवचन सुन रही थी। वो प्रवचन में इतना डूबी हुई थी कि उसने उसको देखा ही नहीं। जब से पड़ोस में त्रिपाठी जी रहने आए हैं, तब से ही उनकी पत्नी ने उन्हें लोक परलोक सुनने की आदत लगा दी है। कितनी बार उसे भी बताती रही है कि ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल के फलसफे को, ये जन्म वो जन्म, पाप और पुण्य पर उसकी अरुचि देखकर अब उसने बताना छोड़ दिया है। जानती है उसे वो बदला देकर न्याय करने में विश्वास करता है, क्षमा उसके शब्दकोश में नहीं। कितनी बार उसने समझाया भी है, ये लोग परलोक कुछ नहीं होता। अपराधी या गलत कहने वालों को दंड मिले तो अपराध कम होंगे, ना कि क्षमा कर देने से। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, इसके अतिरिक्त कोई दर्शन उसके गले नहीं उतरता था। शुरू में मेघा तर्क करती थी, पर अब नहीं करती। उसका मन रखने के लिए कह भी देती है कि अब मैंने देखना ही छोड़ दिया। पर आज सच सामने था। उसको मेघा के झूठ से नाराज होना चाहिए था, पर वो आज की शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए हौले कदमों से मेघा की तरफ बढ़ने लगा। उसके कानों में प्रवचन की आवाजें पड़ने लगी, वही क्षमा करने वाली। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका मूड का मीटर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने लगा। उसको खुद पर काबू करना मुश्किल लगने लगा। ना चाहते हुए भी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेघा, वो जोर से चिल्लाया, कितनी बार कहा है, मैं अपराधी को कठोर दंड देने में विश्वास करता हूँ। ये क्षमा वाले शब्द मेरे कानों में जहर की तरह चुभते हैं। तुम ऐसा इसलिए देख पाती हो क्योंकि तुमने मेरी तरह किसी की गलती के दंड को तिल तिल करके नहीं भोगा है। अपमान, निराशा और तकलीफ का जीवन क्या होता है ये मैं जानता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि एक बार मैं उन सब का बदला ले सकूं। एक बार उसे तिल तिल करके मरते हुए देखूं, उसकी आंखों में याचना की भीख देखूं और वैसे ही हंसूं जैसे वो हंसा था। चीख चीख कर कहूं, देख देख, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। खैर, उसने तो रिश्ता ही नहीं रखा, पर आश्चर्य ये है कि मेरी पत्नी होकर भी तुम मेरे दर्द को नहीं समझती। कहते हुए नीरज के आक्रोश के शब्द दर्द की नमी से भीग गए। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मेघा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा।
पर अब उसके खुले हुए रेशमी बाल, नीली साड़ी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसे आकर्षित न कर सकी। पापा पापा का ताली बजाता हुआ नन्हा मयंक भी उसको 30 साल पुराने दर्द से खींचकर नहीं ला पाया। चॉकलेट और गजरे को बिस्तर पर पटकते हुए वो स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। आज उसके घाव एक बार फिर छिल गए थे और उन पर मरहम पट्टी के लिए उसे एकांत की दरकार थी। मेघा सहमे हुए मयंक को गोद में उठाकर दुलारने लगी। वो जानती थी कि आज रात नीरज खाना भी नहीं खाएगा। अंदर से लॉक हुए स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर उसकी सिसकियां नीरज पर कोई असर नहीं करेंगी। सुबह तक खुद को संयत कर वो खुद ही बाहर निकलेगा। मेघा जानती है कि नीरज दिल का बहुत साफ है। शादी के बाद उसने उसको किसी चीज के लिए नहीं रोका, परंतु क्षमा शब्द से उसको नफरत है। इसलिए वो उसको इन वीडियोस को देखने से मना करता है। उसके घाव कुरेद जाते हैं। उसका इतना प्यार भी नीरज की नफरत की आग को ठंडा नहीं कर पाया है। इधर नीरज स्टडी रूम में हमेशा की तरह माँ की तस्वीर हाथ में लेकर काउच पर लेट गया। स्टडी रूम में तरह तरह की किताबें हैं जो नीरज कभी नहीं पढ़ता। वो डिपार्टमेंट मेघा के हवाले है। वो जब भी यहाँ आता है तो बस माँ की तस्वीर को पढ़ता है। न जाने कितने अनुत्तरित सवालों से जूझता है और इस इम्तिहान में खुद को अनुत्तीर्ण घोषित कर माँ से एक मौका और देने की बात कह फिर एक ख्वाब बुनने लगता है जब वो अन्यायी को दंड देकर इस परीक्षा में पास होगा। आज माँ की तस्वीर फिर उसके हाथ में है। झरते आंसुओं के साथ धुंधली होती तस्वीर के बीच एक बार फिर यादें साफ होती चली जाती हैं। इनमें से बहुत कुछ उसने सुना है और बहुत कुछ स्वयं भी भोगा है। निम्न मध्य वर्ग की उसकी माँ से उसके पिता ने प्रेम विवाह किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने उसके नाना की छोटी सी दुकान थी जिसमें घर के बने लट्टू, पेड़े, गाजर का हलवा आदि बेचा करते थे, जो 4 बेटों और 1 बेटी के भरण पोषण के लिए बस गुजारा भर दे पाती थी। बगल की पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट की दुकान पर जहाँ भीड़ भिनभिनाया करती, वहीं इस देसी मिठास को चखने इक्का दुक्का लोग ही पहुँचते। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले थे। तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी खान पान भी भारत आया और युवाओं के सर चढ़कर बोलने लगा, पर नाना जी ने अपना देशीपन नहीं छोड़ा। नानी के बाद माँ ही ये सब बनाने लगी थी और कभी कभी अपने पिता की दुकान पर बैठ भी जाती। वहीं उसके पिता से उनकी मुलाकात हुई थी। माँ भी पिताजी को कुछ कुछ पसंद करने लगी। प्यार के अंकुर फूटने शुरू ही हुए थे कि पिताजी ने शादी की जिद पकड़ ली। नाना जी सहर्ष राजी हो गए। मुश्किल थी हरिहर नाथ उर्फ दादाजी को समझाना। खानदानी रईस होते हुए भी बिना दान दहेज के मामूली परिवार की लड़की पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो, पर पिताजी के आगे उनकी एक न चली। एक सादे समारोह में शादी के बाद माँ उस घर में बहू बन के चली तो गई, पर बहू के रूप में स्वीकार नहीं की गई। घर की तीनों बड़ी बहुओं ने तो जैसे उन्हें अछूत ही घोषित कर दिया था। दादी और दादाजी हर वक्त दहेज और लड़के को फंसा लिया के ताने देते रहते। आए गए के सामने भी कहते रहते, पता नहीं हैदराबाद में शादी की भी है या नहीं, या हमारी छाती पर यूं ही मूंग डालने के लिए उठा लाया है। आहत माँ के घावों पर पिताजी का प्रेम मलहम की तरह काम करता था, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 3 महीने बाद एक एक्सीडेंट में पिताजी माँ को और माँ के गर्भ में आकार लेते 3 महीने के नीरज को रोता कलपता छोड़कर चले गए। माँ तो उस घर में वैसे भी स्वीकार्य नहीं थी। पिताजी की 13वीं के दिन दादाजी ने रिश्तेदारों के सामने माँ को चोटी पकड़कर उनके बेटे को फांसने के अपराध में घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने गर्भ में पलते शिशु का वास्ता दिया तो अजन्मा वो भी अवैध घोषित कर दिया गया। एक भी हाथ माँ की मदद को नहीं उठा।
समरथ को नहीं दोष गुसाई, भीड़ की नज़र में भी माँ अपराधिनी थी। गरीब होने की, उनके पिता को फांसने की और एक अवैध बच्चे को उस परिवार पर मर देने की कोशिश करने की। रोती कलपती माँ अकेले सफ़र पर नाना जी के पास हैदराबाद लौट आई। अपमान के दंश से जलती अर्ध विक्षिप्त सी माँ चारों मामियों का काम करती और सारा दिन ताने सुनती। कई बार झगड़े में उसके ममेरे भाई बहन उसे अरे तेरे तो बाप का भी पता नहीं है कहकर अपमानित करते। उन्हीं में से किसी ने स्कूल में भी यह बात कह दी कि फिर जब जिस बच्चे से उसका झगड़ा होता तो उसको नाजायज़ कहने से नहीं चूकता। गुस्से और अपमान से उसका खून खौलने लगता, मुट्ठियाँ भिज जाती, फिर माँ याद आ जाती, बंधन ढीले पड़ जाते, भींची हुई मुट्ठियाँ खुद ब खुद खुल जाती। सारा गुस्सा सारा दर्द पीकर वो घर लौट आता। कभी कभी माँ से कहता भी तो माँ उसे ही चुप रहने और सब सहने की हिदायत देती। वो सह तो जाता पर इस अपमान का बदला लेने की इच्छा उसके अंदर और तीव्र हो जाती। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसके अंदर एक अभिमन्यु बड़ा हो रहा है, इस बात से माँ भी अनभिज्ञ थी। इतना अपमान सहने के बावजूद भी सर पर छत और 2 जून रोटी भी तब तक चली जब तक नाना जी जिंदा थे। नाना जी की आंखें मूंदते ही मामा मामियों ने उनसे वो सहारा भी छीन लिया। उस समय 5वीं क्लास में पढ़ता था वो। माँ को उसकी पढ़ाई छूट जाने की चिंता हुई। सारा दर्द भूलकर उसकी खातिर माँ उसे लेकर एक बार फिर दादाजी की चौखट पर गई। इस बार उन्होंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वो उसे रख लें, पढ़ा लिखा दें। ये इसी घर का अंश है, वो पलट कर कभी नहीं आएंगी, भले ही भीख मांगकर अपनी जिंदगी काट लें। उनके शब्द आज भी उसके कानों में बजते हैं जब उन्होंने चिल्लाकर माँ से कहा था, चुप कर बदतमीज, मेरे बेटे को फंसा कर मार डाला, न जाना कौन सा ग्रह बैठे थे तेरी कुंडली में आते ही खा गई। अभी भी चैन नहीं, ये गंदा खून मेरे सर पर थोपने लाई है। ले जा इस पाप की औलाद को यहाँ से, ये मेरा पोता नहीं है। दोस्तों, ये मैं बीच में रुक कर एक टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या ये अजीब नहीं? हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, बहुत बढ़िया दिखाया है, लेकिन लगता नहीं है कि अगर बेटा चला गया तो कम से कम अपने पोते को स्वीकारना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये समस्या इतनी बड़ी है स्वीकार की ही कि क्या कहा जाए। ना जाने कहाँ से उसकी नन्ही मुट्ठियों में उस समय इतनी ताकत आ गई थी कि उनका हाथ बाहों में पकड़कर झकझोरते हुए जोर से चिल्लाया था वो, हरिहर नाथ, तू मेरी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकता, ना तू मेरा दादा ही हो सकता है। थूकता हूँ मैं ऐसे ख़ानदान पर, जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। वो अपनी माँ को लेकर घर से बाहर निकलने लगा। पीछे उनकी विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करती रही। रास्ते भर वो अपनी माँ से कहता रहा, माँ मैं लौटूंगा मैं एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा, इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी। उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसी ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। घर लौटने के बाद ईंट के भट्ठे पर काम करते हुए उसने अपना व माँ का पेट भरा, 10वीं तक पढ़ाई भी की। वो एक कर्म योद्धा की तरह जीवन के सवालों को हल करना चाहता था, पर माँ ने साथ नहीं दिया। उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई, महंगा इलाज वो करवा नहीं पाया, माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से हरिहर नाथ की विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करने लगी। उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती, वो मन ही मन संकल्प लेता, उसे हरिहर नाथ से भी ज़्यादा पैसे वाला बनना है। फिर जाएगा वो एक दिन उनके पास। पढ़ाई छूट गई। उसने घर में मोमोज बनाकर आसपास के ढाबों में सप्लाई करना शुरू किया। पैसे बचे तो छोटा सा ढाबा, फिर छोटा सा होटल तक पहुंचा। यही वो समय था जब उसे एक न्यूट्रिशियन नताशा जी मिली। उन्होंने उसे अपने क्लाइंट्स के लिए लो कैलोरी फूड बना कर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। आइडिया उसे जम गया। वो शहर भर में लो कैलोरी फूड सप्लायर बन गया। एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे प्रांत में उसने अपना बिजनेस फैला लिया। रुपया पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, मेघा जैसी पत्नी, मयंक जैसा बेटा, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में आया।
नहीं आया तो उस घाव का मलहम जो हरिहर नाथ ने उसे दिया था। ना ही खत्म हुई उसको तिल तिल मरते देखने की इच्छा। ये अलग बात है कि अब वो हर समय उस दर्द में नहीं रहता, पर जब भी घाव कुरेद जाता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। गलत को सज़ा देना उसके जीवन का उद्देश्य है। अपने आस पास मोहल्ले शहर कहीं भी अन्याय होता देखता है तो वो चुप नहीं बैठता, शोषित का जमकर साथ देता है, उसे बदला लेने को प्रेरित करता है। क्षमा उसकी नज़र में अपराध है, ये उसकी इच्छा भी है और मजबूरी भी, क्योंकि हर बार किसी शोषित को देखकर उसको वो विद्रूप सी हंसी सुनाई देने लगती है और उसकी मुट्ठियाँ भींच जाती हैं। रात ख्यालों में कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह लगी हल्की सी झपकी को खिड़की से आती धूप और चिड़ियों की प्रभात फेरी आकर हौले से खोलने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा 7 बज गए हैं। उफ, जल्दी करो, काम पर जाना है, सोचते हुए वो झटके के साथ काउच से उठा। मेघा बाहर चाय की ट्रे लिए अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ सामने खड़ी दिखी। देर से नहाने वाली मेघा सुबह से ही सज धज कर तैयार हो गई। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में उसको देखकर पहली मुलाकात की खुशी के समान पड़े हुए गुलाबी डोरे। मेघा जानती है कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं। उसको अतीत से बार बार वर्तमान में खींच लाने का मादा भी उसी के पास है। तभी तो मुस्कुराती हुई बोली, जादू की झप्पी चाहिए? और प्रेम के गुबार ने दर्द के गुबार को पीछे धकेल दिया। वो जानता है कि मेघा सपने में भी उसका दिल दुखाने की बात नहीं सोच सकती, बस वो क्षमा में विश्वास करती है। वही अपने अतीत के दर्द को गाहे बगाहे उसके ऊपर लाद देता है। उसे कल उस पर जोर से बोलने का पछतावा भी है। उसने अपनी तरफ से खामियाजा पूरा करने के लिए सप्ताहांत में मुंबई घूमने का प्रोग्राम बना लिया। खुशी से चहक उठी मेघा। छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाना उसकी आदत है। 4 दिन मेघा और मयंक के साथ मुंबई में बहुत अच्छे बीते। तरोताज़ा होकर घर वापस आया ही था कि दूसरे प्रदेशों से भी उसका फ्रेंचाइजी खोलने के ऑर्डर आने लगे। अब उसे कई शहरों का दौरा करना था। मेघा के चेहरे पर खुशी के साथ हल्की सी मायूसी देखकर उसने उसे सीने से लगा कर कहा, तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर ये बिजनेस तो नहीं। मेघा ने लाड़ में आंखें दिखाते हुए कहा, ना ना ना, ये तो मैं कह ही नहीं सकती। मैं आपके सपने को जानती हूँ। 7-8 दिनों की बात है, मैं पिताजी के पास चली जाऊंगी। 10 दिन का दौरा पूरा कर कल उसे लौटना ही था कि कानपुर से भी फ्रेंचाइजी खोलने का फोन आया। कानपुर यानी हरिहर नाथ का शहर, एक शहर जो उसका होकर भी उसका नहीं है, एक शहर जहाँ से अपमानित होकर वो निकाला गया था, जहाँ उसे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। मन में एक दबी हुई सी इच्छा हुई कि जाए हरिहर शुक्ला को दिखाए कि देखो, जिसको तुमने पढ़ने तक का सहारा नहीं दिया था, आज उसका कद तुम्हारे कद से ऊंचा है। जिसको तुमने अपना खून मानने से इनकार किया था, आज वो अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है। जिसको तुमने घर के अंदर घुसने नहीं दिया था, आज वो तुम्हारे शहर के सबसे रईस आदमी का मेहमान। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक बार फिर सारी रात माँ उसके साथ रही। मेघा भी नहीं थी उसे अतीत से निकालने के लिए। क्रोध बढ़ता ही गया, मुट्ठियाँ भींचने लगी। खूब खरी खोटी सुनाने की भावना उसके कदम पुराने कानपुर के बड़े बड़े आहातों की ओर ले जाने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ वो एक वाक्य गढ़ रहा है जो उसे हरिहर नाथ को सुनाना है। आज उसकी आग शांत होगी। आज के बाद अपने अतीत को यही छोड़ पूरी तरह अपने वर्तमान, अपनी मेघा और अपने मयंक के पास लौट जाएगा। पर ये वो कानपुर नहीं था जिसे वो वर्षों पहले छोड़कर आया था। हाथेनुमा मकान रिहायशी अपार्टमेंट बन चुके हैं। छोटी बड़ी दुकानें शॉपिंग मॉल्स में बदल चुकी हैं। बड़े बड़े आम शहतूत के पेड़ों की जगह हर घर के आगे छोटी छोटी क्यारियाँ रोप दी गई हैं। विदेशी घास से सजी जमीन पर क्रोटन के पौधे तुलसी से आगे खड़े इठला रहे हैं। एक पल को उसके कदम लड़खड़ा गए। क्या पता हरिहर नाथ जी का घर और पैसा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया हो।
आखिर 3 बेटे और उनका परिवार भी तो कुछ कमा रहा होगा। हो सकता है उनके पास उससे भी कहीं अधिक पैसा हो और वो एक बार फिर अपमानित कर दें। हो सकता है हरिहर नाथ ही ना रहे हों। लौट जाओ नीरज, लौट जाओ। अब की टूटे तो तुम्हें कौन संभालेगा। आखिर मेघा और मयंक का क्या कसूर है जो तुम उन्हें फिर से दर्द में डाल दोगे। बड़ी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, खुद ही उसमें आग न लगाओ। हर बढ़ते कदम पर मन उसे संभावित खतरे की तरफ आगाह करते हुए बार बार पीछे खींच रहा था और चेतना बिना प्रयास उसे आगे धकेल रही थी। आखिरकार उसने अपने को ठीक उस घर के सामने पाया जिस पर लिखा था A227/37, पर यहाँ विशाल हवेली की जगह एक आलीशान अपार्टमेंट खड़ा है। चमचमाते फ्लैट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दरवाजे पर हर आगंतुक से जाने वाले घर का नंबर लिखवा कर जाने की अनुमति देने वाले संतरी। ये वैभव देखकर वो लौटने को हुआ तभी संतरी ने पूछा, किसके घर जाना है? हरिहर नाथ। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। संतरी ने उसे आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे कोई कानपुर में कुतुब मीनार ढूंढ रहा हो। फिर उसने पार्किंग एरिया बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर इशारा करके कहा, दूसरा नंबर। वहाँ? उसने आश्चर्य से देखकर पूछा, लेकिन ये तो हरिहर नाथ की ही ज़मीन है। है नहीं, थी। बेटे ज़मीन बेचकर मुंबई चले गए, वहीं कारोबार करते हैं। वृद्ध और अशक्त पिता जब ज़मीन बेचने को राज़ी नहीं हुए तो उनको यहीं छोड़ गए। बरसों हो गए, कोई नहीं आया। अब तो आखिरी ही समय समझो। आप कैसे आए? संतरी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्न किया। कुछ खास नहीं, पुरानी जान पहचान थी, कानपुर आया तो सोचा मिल लूं, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ रहते हैं हरिहर नाथ जी। उनके बेटे उन्हें बुढ़ापे में यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ गए। उसे महसूस हो रहा है आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन बनने वाला है। बेटों द्वारा छोड़े गए हरिहर नाथ को वो जी भर के सुनाएगा। अपने व अपनी माँ के हर अपमान का बदला लेगा और चलते समय वही विद्रूप सी हंसी हंसेगा जो उसके जाने के बाद उसकी मृत्यु तक उसके कानों में बजती रहेगी। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बस भिड़ा है, तनिक खोल के घुस जाओ। बगल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला। तेज सड़ाद उसकी सांसों में घुस गई। सामने एक दीनहीन लकवाग्रस्त वृद्ध अपने बिस्तर से जकड़ा पड़ा दिखा। शरीर कंकाल मात्र, आंखें धसी हुई, एक टक छत की ओर देखती हुई जैसे मृत्यु की याचना कर रही हो। चेहरा पीला पड़ा हुआ, ऊपर की तरफ एक मटमैली बनियान जो जगह जगह उधड़ी हुई, वह पीछे से सिर्फ ऊपर तक गले तक सरकाई हुई। शरीर के नीचे के भाग में कोई वस्त्र नहीं, बस एक डायपर मल मूत्र को रोकने के लिए बंधा हुआ, लेकिन शायद उसे कई दिनों से साफ नहीं किया गया था। बिस्तर गीला और मल कुछ सूखा कुछ गीला उसके चारों ओर सना हुआ। पीठ पर बड़े बड़े बेड सोर जिनके घावों से मवाद रिश्ता हुआ। उफ! उसने वृद्ध से हटाकर कमरे पर नज़र डाली। कमरे में एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटी टेबल। टेबल पर कुछ खाया दाल चावल जिस पर भिनभिनाती हुई मक्खी। से अपने कहे शब्द याद आ गए। माँ, मैं लौटूंगा एक दिन जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा। इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसे ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। यो बिना किसी भाव के निर्विकार सा देखता रहा। उसने जो चाहा था वो प्रत्यक्ष उसके सामने है। उसे तो खुश होना चाहिए। उसकी वर्षों की तपस्या सफल हुई। आज उसका आक्रोश पूरी तरह जलकर भस्म हो जाना चाहिए। आगे की जिंदगी उसके दर्दनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त होने की खुशी होनी चाहिए। उसे तो उसी विद्रूप सी हंसी में हंसना चाहिए। पर ये उसकी आंखें नम क्यों हो रही हैं? उसका दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसे उबकाई सी क्यों आ रही है? वो घबरा कर बाहर निकल आया। सामने से आती घरों में काम करने वाली एक औरत उससे कहने लगी, आप काहे को मिलने आए हो बाबूजी? आपको तो चीन्हे ही ना हुए।
ये तो नरक माँ है, गू मूत माँ लौट रहे हैं। जाने कौन पाप किए हैं कि भुगत रहे हैं। बेटे मेहतर लगा गए हैं, वही सफाई कर देते हैं और खाना भी खिला देते हैं, पर है बड़ा आलसी, रोज़ आवत ही नहीं। हमसे भी कहे थे करने को, पर ये गू गलीज हमसे होत नहीं। आप आए हो तो कह दे रही हैं कि हम की लड़का लोगों को फ़ोन करो, इन्हें यहाँ से ले जाए। ये बदबू में हम लोगन की और मिट्टी खराब हो रही है, पर वो लोग आएंगे नहीं। बुढ़ापा में पैसा कौड़ी पास न हो, शरीर साथ न देवे तो खून भी अपना रंग दिखाई ही देता है। कहकर वो चली गई, उसको अपनी छटपटाहट के साथ अनुत्तरित छोड़ के। वो भी लौट रहा है, मन में कुछ हौस सा रहा है, उसके कदम भारी हो रहे हैं। वो हंसना चाहता है, वही विद्रूप सी हंसी, पर उसकी आंखें छलक रही हैं। वो अपने अतीत से मुक्त होकर एक बार फिर सपने बुनना चाहता है, पर असहाय हरिहर नाथ उसकी आंखों के आगे से हट नहीं रहे हैं। वो विजय के गीत सुनना चाहता है, पर उस लकवा ग्रस्त मुंह की गे गे की आवाज़ें सुनाई दे रही। उसका अपना ही मन दो भागों में बंट रहा है। वो उसके दादाजी हैं। हाँ, उन्होंने उसे कभी अपना पोता तो माना ही नहीं। इस दुनिया में उसका कोई अपना है तो सिर्फ मेघा और मयंक। आज उन्हें मदद की ज़रूरत है। मदद? हाँ हाँ, हरिहर नाथ अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। बड़ा खून खून करता था, अभी तो उसे भी और बहुत कुछ सुनना चाहिए। वो एक इंसान है, वही इंसान ना जिनकी वजह से उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद हुआ। आज वो असहाय है तो उसे चक्कर आने लगा। खुद को संभालने के लिए वो वही पिलर पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसे मेघा दिखाई दे रही है, ठीक उसके सामने खड़ी हुई। उसके दिमाग का ये सब अंतर्द्वंद ज़रूर मेघा की ही संगति का असर है। वो उससे नाराज़ होना चाहता है, पर वो तो मुस्कुरा रही है। कुछ कहने के लिए खुले होंठ जड़ से हो जाते हैं। मेघा अब भी मुस्कुरा रही है, मौन होकर भी उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हैं। शायद वही वाइट बॉल ब्लैक बॉल का फ़लसफ़ा, शायद वही जो 100 बार कहा है कि बद्दुआ देना भी सबके बस की बात नहीं। कई बार उस इंसान को उस रूप में देखने से भी हमारा दिल नहीं दुखता जिसकी वर्षों बद्दुआ दी होती है। यही तो अपने अपने संस्कार हैं। वो फिर से तर्कों से उसे चुप कराना चाहता है, पर नहीं, उसके तर्क ध्वस्त हो रहे हैं। मेघा अब भी मुस्कुरा रही है। वो उसकी खुली हुई बाहों में किसी शिशु की भांति सिमट जाना चाहता है, सारे तर्कों से दूर, निश्चिंत। वो मेघा की तरफ अर्ध चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी एक गे गे कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ सर्वेंट क्वार्टर के रूम नंबर 2 से उसके कानों में पड़ती है। साथ ही पास से गुजरती हुई कुछ काम वालियों की आवाज़ें भी। बुढ़ा मरे तब जान छूटे, जब देखो तब गे गे। एक पल को उसके कदम ठिठक जाते हैं और पलट कर सर्वेंट क्वार्टर के कमरा नंबर 2 की ओर चल पड़ते हैं। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मेघा को फ़ोन लगाता है। हेलो हेलो मेघा, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उन्हें अपने साथ ला रहा हूँ, उन्हें सेवा की बहुत ज़रूरत है। तो ये है वंदना वाजपेयी जी की कहानी बद्दुआ। और आपने देखा ही कितनी सशक्त, कितनी दिलचस्प, बांधे रखने वाली, अंत तक पहुंचने को व्यग्र करने वाली कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी टिप्पणी नहीं करूंगी। सबसे सुंदर होता है कहानी को बस पढ़ लेना, साझा कर लेना। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। वंदना जी की कहानियाँ बहुत चर्चा में हैं और वाकई चर्चा में होने के काबिल हैं। अच्छी कहानियाँ हैं, जीवन के अद्भुत पहलुओं पर, पारिवारिक जीवन के अद्भुत पहलुओं पर, घटनाओं के ताने बाने से बुनी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनमें है भी, और कुछ हद तक घटनाओं से चलती हैं ये कहानियाँ, और बहुत ही संवेदनशील लेखनी। एक बार फिर सुनने के लिए धन्यवाद।